हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद जो इंटरव्यू का कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है उस पर परिचर्चा करने आए हैं। काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर इंटरव्यू पर भी कुछ बेसिक बताइए, जो ख़ास तौर पे लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर जनरली ऐसे चीज़ें जो 100+ लाने के लिए क्या क्या करें। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं आज उस पर चर्चा की जाएगी कि क्या क्या बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो जो इंटरव्यू का जो हम लोग प्रोग्राम रखे हैं उसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। तो पहला इसमें है कि व्यक्तिगत स्तर पे, मतलब आपको क्या क्या ऐसा करके जाना चाहिए जो आप प्रभावित कर सके। दूसरा, प्रस्तुतिकरण के स्तर पर, मतलब जो आप ख़ास तौर पे जब वहाँ जाने के बाद इंटरव्यूअर के समक्ष कैसी अपने आप को प्रस्तुत कीजिएगा, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा है दोस्तों नॉलेज के स्तर पर, मतलब आपकी जो जानकारियाँ हैं, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या फिर आप जो ऑनर्स जिससे किया, या आपका जो व्यक्तिगत परिचय पर जो प्रश्न बनता है, तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस सेक्टर में करेंगे। तो आज दोस्तों बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा मतलब आराम से जॉली मूड में आप देखिए इस चीज़ को कैसे क्या करना है। तो दोस्तों व्यक्तिगत स्तर पे आप कौन कौन सी तैयारी करके चलेंगे, तो इसमें पहला है आपका कपड़ा। कपड़ा के संदर्भ में कहा जाता है कि जो शर्ट पैंट जेंट्स और लेडीज़ जो हैं साड़ी पहन सकती हैं, या फिर सूट वगैरह जो सलवार वगैरह होता है वो पहन सकती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल कपड़ा नया नहीं होना चाहिए, कम से कम एक बार पहना होना चाहिए, धुला होना चाहिए, जिससे क्या होगा, कंफर्टेबल आप फील करेंगे। और कलर के लिए जहाँ तक बात है, तो बॉयज़ ख़ास तौर पे नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट पहनना पसंद करते हैं। और कह सकते हैं कि इसका एक प्रचलन लगभग 2002 के आसपास में देखिएगा कि यूपीएससी टॉपर अंकुर गर्ग ने इस कपड़ा को, इस ड्रेस कोड को यूज़ किया था। और चूँकि वो टॉप किए थे तो एक यूपीएससी में एक परंपरा सी चलने लगी कि स्काई ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू पैंट पहनने के लिए। तो आप स्वच्छंद रूप से कुछ भी पहन सकते हैं, कोई भी कलर पहन सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि स्काई ब्लू शर्ट पहने, या फिर हल्का लाइट पिंक पहन सकते हैं, या फिर आपका वाइट में अगर धाड़ी जो होता है अपना लाइनिंग किया हुआ, तो वो आप भी पहन सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ये नहीं, लेकिन कोई ऐसा चटक कलर ना पहने जो आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा वहाँ पर निगेटिव बताता हो। तो शर्ट पैंट में आप खासतौर पर ये आप देख सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो पाड़ वाले साड़ी को डाल सकते हैं। और एक चीज़ और, जो मिथिलांचल की जो लेडीज़ कैंडिडेट हैं, तो महिला कैंडिडेट, तो वो आप चाहें तो साड़ी के कॉर्नर पर या फिर अपने दुपट्टा के कॉर्नर पर भी मधुबनी पेंटिंग अगर चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चूँकि आप तैयारी कर रखे होंगे तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि अच्छा माना जाएगा कि आप दोनों के बीच संवाद जो होगा उस पर। तो आप देख सकते हैं, इस चीज़ को कर सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है, आप स्वतंत्र हैं इस रूप में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे चीज़ों पर आना चाहेंगे। कपड़ा के बाद जूता पर, या फिर सैंडल वगैरह जो महिलाएं पहनेंगी। जूता के संदर्भ में कहा जाए तो जो ब्लैक होता है बॉयज़, वो ब्लैक शूज ही पहने, जो खासतौर पे फीता वाला होता है वो पहनिए। और सॉक्स की जगह पे आप नेवी ब्लू का सॉक्स यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, लेकिन यहाँ इससे संदर्भ में एक बात करना चाहेंगे कि जनरली देखा जाता है कि जो जूता या सैंडल का जो सोल होता है वो प्लास्टिक का भी होता है और एक रबड़ का भी होता है। तो अगर प्लास्टिक का पहनते हैं तो चलने के दौरान जब दरवाजे से आप जब खासतौर पे इंटरव्यूअर के पास अब आइएगा अपने चेयर के पास, तो बीच बीच में प्लास्टिक का अगर रहता है तो खटखट की आवाज़ आती है, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है। तो निश्चित तौर पे इसके लिए आप क्या कीजिए, तो रबड़ सोल का जूता पसंद कीजिएगा, या फिर सैंडल वगैरह, आप ज़्यादा अच्छा माना जाएगा दोस्तों। तो ये खैर हमारे इस पर बात हुई। तीसरा जो सेक्टर है वह है घड़ी। जेंट्स या लेडीज़ जो भी है, बॉयज़ या गर्ल्स कैंडिडेट वगैरह, तो घड़ी के संदर्भ में हम कहें कि घड़ी अगर पहन कर जाते हैं तो जो बेल्ट होता है ना, बेल्ट वो फीता वाला अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। चैन का भी अगर पहनते हैं तो टाइट होनी चाहिए, इतना लटका नहीं होना चाहिए कि बार बार यूं करते रहें, हाथ ठीक करते रहें, तो इससे भी एक नकारात्मक छवि बनती है। तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर बेल्ट वाला, अगर फीता हो वाला अगर हो तो बेहतर है, नहीं तो फिर
अगर चैन वाला हो तो टाइट होना चाहिए। तो ये चीज़ें। चौथा चीज़ है आप आभूषण। आभूषण के संदर्भ में जो कैंडिडेट बॉयज़ या गर्ल्स जो भी है अंगूठी अगर पहनते हैं, दोस्तों कहते हैं 10 से 15 दिन पहले आप अंगूठी निकाल दीजिए, क्योंकि जो दाग है ना वो सही हो जाता है। और एक नकारात्मक सोच होता है कि कर्म से ज़्यादा भाग्य पर डिपेंड होना, तो ये एक नकारात्मक बोध होता है अंगूठी के संदर्भ में कि ये लड़का भाग्यवादी है, ये लड़का होता है ना कि कर्म से ज़्यादा भाग्य को मानता है। तो ये सब थोड़ा सा निगेटिव है और कोई जरूरी नहीं है, अगर रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन जनरली होता क्या है कि लोग मना ही करते हैं कि नहीं पहनिए। तो आभूषण के क्षेत्र, अंगूठी के क्षेत्र में हो गया। अगर लेडीज़ अगर चाहें तो जो कान में आप पहनते हैं तो वो छोटा ही हो, ज़्यादा बड़ा और दिखने में भ्रामक टाइप का ना लगे, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बाल पर, बॉयज़ का केश, हेयर जो भी है, हाँ कोई कलर वलर ना लगाए हों। अगर हेयर कटिंग करवानी है तो आप लगभग 1 सप्ताह 5 दिन 1 सप्ताह पहले आप कटवा लीजिए, ताकि सेटिंग हो जाता है उसमें। दूसरी चीज़ है दाढ़ी। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दाढ़ी आप जब भी बनाएं तो इंटरव्यू के जो दिन है उससे 1 दिन पूर्व, संध्या या रात में आप बना सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि अगर किसी प्रकार का कटफट गया हो या ब्लड वगैरह निकल रहा हो तो आप उसको एंटीसेप्टिक द्वारा ठीक कर सकते हैं। अन्यथा जिस दिन कट गया तो थोड़ा सा वहाँ पर नकारात्मक होता है। और दूसरी चीज़ है कि जिस दिन आप दाढ़ी वाड़ी बना के जाते हैं तो नेचुरली देखिएगा कि पसीना वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो आप चूँकि 1 रात पहले कर रखे होंगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप दाढ़ी के अनुपात में देख लीजिएगा। एक बात और ध्यान देने वाली है, वह है दांत। खास तौर पे देखिएगा जिनकी दांत में कुछ दाग वाग हो तो वो साफ़ करवा लें। आप 1 सप्ताह पहले जाकर, 5 दिन 1 सप्ताह पहले आप जाकर डेंटिस्ट से मिलकर दांत साफ़ करवा लीजिएगा। और विशेष तौर पे वे लोग जो खास तौर पे गुटखा या फिर पान गुटखा या फिर खैनी वैनी खाते हैं तो खास तौर पर उनके दांतों में दाग रह जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर भूल जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आपको ऐसा गिल्टी फील हो तो बड़ा बेकार सा लगता है दोस्तों। तो ये चीज़ों पर आप थोड़ा थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पे आप काम करके चल जा सकते हैं। तो चीज़ें छोटी है लेकिन बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पर ध्यान देना भी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा व्यक्तिगत स्तर पे क्या क्या करना है, सावधानी, तो ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अब है अपने आप को जब वहाँ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करना है आपको और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसमें सबसे पहला बात है एंट्री। क्या करना है? निश्चित तौर पे जब आपको बुलाया जाएगा तो एक छोटा सा हल्का सा कह सकते हैं मुस्कान के साथ आप परमिशन लेते हैं आने के लिए। और जैसे आपको परमिशन दिया जाता है आने के लिए तो आप जो एंट्री मुस्कान के साथ, पहला पॉइंट है एंट्री करना या परमिशन लेना आने का। दूसरा चीज़ है कि जो आप एंट्री गेट से चेयर तक चलकर आना, तो जो आपकी चाल है वो बिल्कुल सहज होनी चाहिए। मतलब चलने के दौरान आप बिल्कुल हल्का चेहरे पे मुस्कान रखते हुए और आराम से चलते हुए पहुँचे। ना बहुत तेज़ में चलना है ना बहुत धीरे। और ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि चलने के दौरान आपका जो फेस है वो इंटरव्यूअर के सामने चाहिए। ये नहीं कि आप दाएं बाएं देखते हुए, ऊपर नीचे देखते हुए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसे बिल्कुल ऐसा ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल इंटरव्यूअर से चेहरा की तरफ इंटरेक्ट होते हुए हल्का चेहरे पे मुस्कान लेते हुए आप वहाँ पहुँचे। अब दोस्तों यहाँ से और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पर थोड़ा और बेहतर चर्चा करते हैं। जब चेयर के पास पहुँचते हैं तो आप अभिवादन करना। अभिवादन में क्या होता है कि जैसे आपका जो समय है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा या नमस्ते भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंटरेक्ट होना है वह इंटरव्यू मेंबर का जो हेड होंगे, खासतौर पर जिनके बोर्ड में आपका होगा, वह आप उनके समक्ष प्रस्तुत कर लीजिएगा। उनके सामने आप अपना अभिवादन किए। उसके बाद फिर जो लेडीज़ के मेंबर होंगी उनको कीजिए और फिर उसके बाद सभी को।
कुछ लोग कहते हैं कि क्या बोर्ड मेंबर के जो अध्यक्ष हैं उनके बाद हम सबको कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि आप जैसे सामने वाले जो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको करने के बाद अगर आप सबको करना है तो पहले जो महिला कैंडिडेट हैं महिला जो मेंबर हैं उनके तरफ चेहरा करते हुए अभिवादन करते हुए फिर सबके तरफ एक बार घूमकर और आप सभी को भी गुड मॉर्निंग नमस्ते जो भी करना है आप कह सकते हैं। तो ये रहा अभिवादन। अब क्या दोस्तों नेक्स्ट है कि बैठने के लिए बिना आपको अधिकार, जब तक आपको अधिकार नहीं मिलता है बैठने के लिए आप बैठेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि बैठने के लिए नहीं बोला भी जाता है और आप बैठ गए तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि मैंने आपको कहा था क्या बैठने के लिए, तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि यार मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं हड़बड़ाहट में आकर बैठ गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है, आप जाकर खड़ा रहें। इसके पीछे क्या होता है दोस्तों, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। 2009-10 के दौरान, खासतौर पर 2010 में देखिएगा, 2010 में मेरे एक मित्र हैं विकास जी, अभी मुजफ्फरपुर के SDM भी हैं। जब वो गए थे UPSC 2009-10 में, इंटरव्यू चला था उनका, रजनी राजदान मैम के बोर्ड में ये इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने जब अभिवादन किया उसके बाद मैडम ने डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछ दिया कि अफ्रीकी देश में कुल कितने देश हैं, अफ्रीकी महादेश में कुल कितने देश हैं, राजधानी के साथ नाम बताओ। तो बिल्कुल बैठने के लिए भी नहीं बोला गया था। थोड़ा सा ये मतलब होता है ना कि बिल्कुल कन्फ्यूज़न में आ गए, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये चीज़ें। तो खैर जो भी हो, तो ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी बिना आपको बैठने की अनुमति दिए बगैर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बिल्कुल आप वहाँ पर दीजिए, तुरंत आपसे बोला जाएगा अच्छा सॉरी पहले आप बैठ तो जाइए बढ़िया से। तो ये बिल्कुल दिखाता है कि बच्चे में क्या डिसिप्लिन है कि नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब तक ना बोला जाए आप बैठे नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद आपको बैठने के बाद हल्का मुस्कान लिए हुए प्रश्न पूछने का इंतज़ार किया जाए। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ भी देना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं रंजीत जी, उनसे 2012 में UPSC के दौरान बड़ा अजीब सा घटना देखा गया कि जब ये बैठने के लिए उनको बोला गया और ये बैठने के बाद लगभग 40 सेकंड 45 सेकंड के आसपास कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बिल्कुल देख के इधर भी मुस्कुरा रहे हैं और बोर्ड लोग के मेंबर लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, फिर वो लोग अपने में एक दूसरे को देख रहे हैं और कोई क्वेश्चन नहीं। तो वहाँ थोड़ा सा आपको अपना क्या होता है ना कि ये टेम्परामेंट चेक किया जाता है कि क्या इनके अंदर क्या ऐसी स्थितियाँ कैसे कैसे उत्पन्न हो रही है और क्या ये इन परिस्थितियों के अच्छे से झेल पा रहे हैं कि नहीं। तो ये भी घटना ऐसी होती है। तो बिल्कुल अपने अंदर सहज एक मुस्कान लिए हुए क्वेश्चन पूछे जाने का इंतज़ार करते रहिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है। जब तक क्वेश्चन ना पूछा जाए बिल्कुल आराम से मुस्कुराते हुए बैठे रहिए, हल्के चेहरे पे मुस्कान लिए हुए अपने क्वेश्चन पूछने का इंतज़ार। अब दोस्तों एक और घटना है कि क्वेश्चन पूछा जाने पर क्या किया जाए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो अगर क्वेश्चन पता हो, क्वेश्चन का आंसर पता हो, तो बिल्कुल आप एक छोटे चेहरे पे तो मुस्कान आ ही जाता है कि ये मेरे को तो पता है, लेकिन जवाब सडनली नहीं देना है। जैसे क्वेश्चन आया तो आप अपने मन में 4 से 5 गिन लीजिए, मतलब इतना 3, 4, 5 सेकेंड आप थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद जवाब दीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बिल्कुल आप एक मतलब होता है ना कि हड़बड़ाहट के साथ नहीं जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सोच समझकर और एक वे में आप जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा यहाँ भी उदाहरण देना चाहूँगा। 47वीं BPSC के 6ठे रैंक में थे शरद कुमार। उनसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लगातार ऐसे चली थी और ये चीज़ें उन्हें पता था कि हमें कोई भी क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड तक रुक के देना है। उनसे पूछा गया क्वेश्चन, चूँकि उनकी हिंदी साहित्य भी रही है, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके नाम से ही एक हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने कवि हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो इन्हें तो पता था ही क्योंकि ये तैयारी करके गए थे इस मुद्दे पर, लेकिन अपने अंदर बस ये 4-5 सेकंड का इंतज़ार कर रहे थे। तो उस बोर्ड में एक महिला मेंबर बैठी हुई थी और जैसे देखिए 3-4-5 सेकंड रुकते हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है, आप बता दोगे। फिर इनके चेहरे पे हल्का सा मुस्कान आया क्योंकि ये चीज़ें तो जान ही रहे थे। फिर इनके वजह के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय वो बिल्कुल उछलते हुए, एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल मतलब खुशी का माहौल, ताली बजाते हुए कि मुझे पता था तुम बता दोगे। तो एक उनके अंदर एक पॉजिटिव ये साइन आया कि यार मेरे से मेंबर खुश हैं और निश्चित तौर पर रैंक तो आप देख ही रहे हैं,
6 रैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो ये चीज़ें आप अपने अंदर ला सकते हैं कि बिल्कुल आंसर पता हो तो बिल्कुल हड़बड़ाहट के साथ नहीं, थोड़ा गंभीर होकर अपने आंसर को प्रस्तुत कीजिए। तो ये चीज़ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन के दौरान। अब क्या है, इसके अलावा ये तो आपका है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। जैसे बोला जाता है आई कांटेक्ट। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बिल्कुल इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे ना देखें, बिल्कुल कह सकते हैं कि आंखों में आंखें मिलाते हुए, एक बिल्कुल ये नहीं कि गंभीर मुद्रा में, एक जॉली मूड में चेहरे पर देखते हुए और आप अपना जवाब दीजिए। कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। दूसरा चीज़ें हैं कि क्वेश्चन के बीच में ही कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपसे कोई बोर्ड के मेंबर या फिर अध्यक्ष आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन के जवाब देने के दरमियान ही कोई और मेंबर भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे स्थिति में क्या है कि आप गंभीर रूप से सांस लेते हो। पहले अपना जो आंसर है आप उस आंसर को जवाब दीजिए, फिर आप जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके तरफ मुखातिब होते हुए उनसे उनका जवाब दीजिए। पहले आप अपना आंसर जो दे रहे हैं उसे आराम से दीजिए। अगर इन दौरान अगर क्वेश्चन नहीं सुन पाएँ तो भी कोई समस्या नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सॉरी सर, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया था, पुनः आप क्वेश्चन बता दें, और इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन के बीच में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या होता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे एज ए मतलब पर्सनालिटी प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान देना, और ये हम लोग अपने इंटरव्यू के दौरान ख़ास तौर पे इन चीज़ों को बेहतर तरीके से देखते हैं कि कहाँ क्या समस्याएं हैं और कैसे परफेक्ट आप एक अपने चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें आपका है आवाज़। ठीक है दोस्तों, आवाज़ के स्तर पे देखते हैं कि जो आप बोलते हैं, आपकी जो आवाज़ है क्या इंटरव्यूअर तक सही से पहुंच रही है या नहीं। मतलब इतना लाउडली नहीं होना चाहिए कि सामने वाला इरिटेट हो जाए, और इतना धीरे भी नहीं हो कि बिल्कुल सुने ही नहीं। तो ये बीच का जो बैलेंस है वो बना कर रखें। खासतौर पे महिला कैंडिडेट द्वारा देखा जाता है कि अपनी आवाज़ को थोड़ा धीरे कर देते हैं। खासतौर पे हम जो ले रहे हैं हम लोग इंटरव्यू में, तो ये चीज़ें देख उभर कर आ भी रही है। और बॉयज़ कैंडिडेट में भी देखते हैं कि कुछ जो नर्वस होते हैं वो थोड़ी सी उनकी आवाज़ दब सी जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान देना है कि अपनी जो आवाज़ है इतना संतुलित हो कि आपकी स्पष्ट आवाज़ें इंटरव्यूअर तक जाए। तो ये रहा। दूसरा है टोन या उच्चारण वगैरह भी इसका कह सकते हैं। दोस्तों उच्चारण के संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि बिल्कुल साफ प्रयोग करें, क्योंकि अक्सर दिखते हैं कि कुछ लोग की जो बोलने की जो शैली होती है उसमें काफ़ी घबराहट के कारण लटपटाहट लिए हुए होता है। तो बिल्कुल आराम से बोलें, कोई जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। अगर नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज़ स्पष्ट होनी चाहिए। जो आप टोन प्रयोग करते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी टोन, ताकि आराम से सुन सके। और तीसरी चीज़ें हैं जो है आपका फ्लो। खासतौर पे जब ये तीनों चीज़ हम लोग अपने इंटरव्यू में प्रयोग करते हैं तो बहुत लोग को समझ भी नहीं आता कि सर आप कह रहे हैं कि आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, आपकी टोन अच्छी है, आपके जो ये फ्लो हैं वो अच्छे हैं। तो लोग समझ नहीं पाते थे कि सर ये क्या कहते हैं, आप क्या होना चाहिए। तो आवाज़ और टोन तो समझ गए दोस्तों, अब फ्लो क्या है। जब बोलते हैं आप जो अपना आंसर को प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाला जो सुनता हो वह किन रूपों में सुन रहा है। मतलब कि अगर आप जो बोल रहे हैं वह इतना तेज गति से नहीं होना चाहिए कि आधा लोग सुने और आधा निकल गए। बहुत लोग देखते होंगे कि जो अपनी जो आंसर या फिर अपनी जो बातचीत के दौरान, वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें बोलते हैं वह आधा अस्पष्ट सुनाई देता है। मतलब इतनी तेज़ी से बोलते हैं कि लोग सुन नहीं पाते हैं। दूसरा होता है कि एक कहा जाता है कि इतना धीरे भी ना बोले कि सामने वाला इरिटेट हो जाए कि यार अब जल्दी बता यार, इतना धीरे धीरे नहीं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को आप देख सकते हैं इन संदर्भ में कि बिल्कुल आराम से जो बोलते हैं, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा बोलें कि सामने वाला एक बिल्कुल आपका फ्लो कहे कि वाह क्या फ्लो में बताया बंदा। तो ये चीज़ें फ्लो बिल्कुल
आपका बेहतर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है और नेक्स्ट मेंबर तक जो क्वेश्चन फिर ट्रांसफ़र होगा, तो इस बीच आप चेहरे पे हमेशा हल्का मुस्कान बनाए रखें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये मुस्कान कृत्रिम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरली दिखना चाहिए कि इंसान में मुस्कुराहट चेहरा ही है ऐसा। नहीं तो कभी कभी जब बनावटी मुस्कान में कभी होता है ना बहुत ज़्यादा हंस देना, तो ये भी सही नहीं माना जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक दिन में नहीं होगा, आपको इसको बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कशन करें या फिर अपने जो घर परिवार में हैं उनके सामने भी अब आप बात करें, तो उनसे बात करते हुए पूछें कि क्या मेरा कौन कौन सी ये चीज़ें सही है या नहीं है ये चीज़ें। और दोस्तों मॉक तो आप बिल्कुल ही दीजिए, क्योंकि मॉक के दौरान ही ये बातें उभर कर सामने आएगी। कुछ लोग को लगता होगा कि अरे यार मॉक ले रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, सब मुझे सब पता है, हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता है कि आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो चीज़ें उभर कर आ रही है। जैसे दोस्त लोग को हम देखे हैं, और या फिर जो काफ़ी लोग इंटरव्यू के दौरान क्या हो रहा है कि उनकी तकिया कलाम नहीं छूटता है, जैसे करना, फिर नहीं सर हाँ ये मतलब ये सब चीज़ें जो होता है। फिर चाहे कुछ ऐसे वर्ड जो तकिया कलाम के नहीं हाँ ठीक है, ये चीज़ें तो उभर कर आती है चीज़ें। तो ये चीज़ों पर हम लोग बारीकी से ध्यान देते हैं कि क्या उनका कोई जो तकिया कलाम वर्ड है वो आ रहा है कि नहीं, या फिर इनके जो शैली है उस शैली में कितनी धार है, लटपटाहट है कि नहीं है। ये सब चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रशासक का जो कह सकते हैं फ्लो होगा, बोलने की जो शैली है वह एक प्रशासक की होनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्या बैठने के दौरान हाथ का क्या होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल हाथ नहीं हिलाइए, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत हिला सकते हैं हाथ। होता क्या है, तो दोस्तों नेचुरली चीज़ें आप जब आंसर देते हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत हाथ तो चलता ही है। तो वो नेचुरली चीज़ें हैं, वो आपको बुरा नहीं माना जाता, लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर हाथ हिलाते हैं तो फिर बुरा है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठा नहीं रहना है। अगर आप बताने के दरमियान हल्का फुल्का हाथ चलेगा, उस पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ और कि बैठने के दौरान जो पाँव का जो हिलना होता है ना, वो बिल्कुल ना करें। क्योंकि बहुत लोगों में आदत होती है कि जब भी क्वेश्चन पूछा हाँ हाँ जी जी सर बोलिए, तो ये चीज़ें भी उभर कर आती है। एक छोटा सा घटना है, मेरे एक सीनियर हैं जो अभी खुद जीएम बन गए हैं, बस छोटा सा सुनेंगे तो बहुत गुस्साएंगे अभी। उनसे यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू चल रहा था, और ये 2002-03 की बात है, जब वो फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक गए थे। उनसे पूछा गया 2 बार कि क्या आप श्योर हो आंसर के लिए। एक बार जी सर मैं श्योर हूँ। आप श्योर हो ना? वह यस सर। तो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, बस समझ जाइए क्या हुआ होगा उनका। तो खैर जो नहीं, बाद में 53वीं से 55वीं बीपीएससी में एसडीएम के रूप में सिलेक्शन हुआ उनका, और अभी एक अच्छे पद पे कार्यरत हैं। तो खैर वो नहीं, तो ये जो चीज़ें, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। तो हाथ पर, पाँव पर, ये सब चीज़ों को आप बिल्कुल एक कह सकते हैं कि अभी तैयारी कर सकते हैं, हर एक चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, और इंटरव्यू में भी 4-5 मॉक देकर आप अपने आप को बेहतर कह सकते हैं कि सांचे में ढाल सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको 1-2 दिन नहीं, आपको लगातार प्रयास के बाद ही सफलता इन पर मिलेगी। अब दोस्तों तीसरी बातें हैं नॉलेज के स्तर पर, कि नॉलेज के स्तर पर क्या क्या करना है। तो जो नॉलेज के स्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे वह 4 रूपों में होगा, ठीक है। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर नॉलेज, मतलब कि आपके बायोडाटा से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़। दूसरा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंतर्गत 2 चीज़ें, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा, और दूसरा आपका ऑनर्स या ग्रेजुएशन या पीजी जो भी है, या अगर पीएचडी किए हो तो पीएचडी में भी, या फिर नेट जीआरएफ जो भी हो, आप यहाँ सब्जेक्ट से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तीसरा है आपका जॉब से संबंधित क्वेश्चन, अगर आप किसी कार्य पर पदस्थापित हैं तो उसका नेचर क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ें। और चौथा है दोस्तों आपका करेंट इवेंट्स है, करेंट की जो भी घटना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सोशल इशूज़ पर या अन्य चीज़ों पर जो क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ें। तो ये सब सेक्टर पे भी तैयारी के लिए हम आएंगे,
अपने नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे कि प्रत्येक सेगमेंट से क्या क्या आप तैयार करके जा सकते हैं। और निश्चित विश्वास कीजिए, कम से कम 1-2 नहीं 100 से अधिक ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे रैंक खासतौर पे SDM DSP हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी का जो फीडबैक है, जो इन लोगों को बताया गया है, विश्वास कीजिए आप पूछ भी सकते हैं कुछ लोग जो जानते हैं कि ये सब अगर बता दिया जाए तो आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मतलब आप इन्हीं चीज़ों को आप इतना बेहतर तरीके से करके जाएं कि वहाँ 100+ स्कोर करें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देते रहना है, एक बेहतर समझ के साथ वहाँ पर जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है उसे एक बेहतर रूप में दिखाते हुए आप अपने आंसर को प्रस्तुत कीजिए और निश्चित तौर पर सफलता आपको कदम को चूमेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में जो हमारा इंटरव्यू के संदर्भ में जो रहा है उस पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही मिलेंगे आपसे इन नॉलेज के स्तर पर जो क्वेश्चन बनता है उन पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।